तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11 पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की पहले इक्वेशन लिख दूं मैं आपके सामने। अमोनिया के दो मॉलिक्यूल बेटा आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद रिवर्सिबली प्रोड्यूस कर रहे हैं NH2-1 यानी अमाइड आयन, और साथ बना रहा है बेटा NH4 पॉजिटिव यानी अमोनियम आयन। एक बन रहा है बेटा अमाइड आयन और दूसरा बन रहा है अमोनियम आयन। ये वाटर के मॉलिक्यूल की तरह, वाटर की जो सेल्फ आयनाइजेशन होती है ना, ये भी उस तरह ही। वो कहता है द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द लिक्विफाइड अमोनिया इज 1.00 मोल स्क्वायर, यानी जैसे हम वाटर के लिए लिखते हैं ना KW, ठीक है, तो आज हम KW तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इसकी जगह क्या लिखेंगे, K अमोनिया। मैंने KA नहीं लिखा क्योंकि KA तो आप जानते हैं एसिड के लिए होता है, इसलिए मैंने K अमोनिया लिख दिया। तो K अमोनिया की वैल्यू क्या आएगी बेटा, NH2-1 इंटू NH4+1 इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻²2, और आगे यूनिट लिखी हुई है। वो कहता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द नेगेटिव आयंस, ये नेगेटिव आयंस है, इसकी कंसंट्रेशन आप देखें दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। लेट्स से कि एक की कंसंट्रेशन x है तो दूसरे की भी x है, दोनों की कंसंट्रेशन x इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻²2। तो x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 इंटू 10⁻²2। ऑब्वियसली अगर आपने स्क्वायर खत्म करना है तो यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट। अगर आपने स्क्वायर को खत्म करना है तो आपको क्या करना है बच्चों, स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ का, तो ये x में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और ये आ जाएगा 10⁻11 मोल पर dm³। यही कंसंट्रेशन ये जो लिखी हुई इस वक्त नजर आ रही है आपको, ये कंसंट्रेशन किसकी है बेटा, ये अमाइड आयन की कंसंट्रेशन भी है और साथ अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन भी है, यानी अमोनियम आयन और अमाइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आया बेटा, 4D, क्योंकि 1.0 इंटू 10⁻11 मोल पर dm³, 4D ऑप्शन में लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 एक आसान सवाल है। The value of Kw dissociation constant of water with increase in temperature, हम ये जानते हैं कि with the increase in temperature it increases, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना इंक्रीज होगा। अमोनिया के केस में भी ऐसा ही होगा। अल्फा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या बेटा, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 14, द pH ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी गलत बोल दिए, क्वेश्चन नंबर 13, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस raised to the power equal to the coefficient of the ions in the balance equation for the saturated solution of a salt is called, बेटा ये KSP की वैल्यू, KSP की डेफिनेशन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की डेफिनेशन की बात हो रही है। देयरफॉर आंसर इज बीटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, बीटा। क्वेश्चन नंबर 14, the pH of a solution that has hydrogen ion concentration 10⁻⁴ मोल पर dm³ वुड बी, POH पूछी गई है, याद रहे POH पूछी गई है। ये देखें अब हम आ रहे हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको प्रोवाइड करके मोल्स पर dm³ लिखकर वो आपसे pH नहीं बल्कि POH की डिमांड कर रहा है। तो POH बच्चों किसके बराबर होगा, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। लेकिन आपने ये करना नहीं है, मैंने क्रॉस कर दिया, पहले आपने pH फाइंड आउट करनी है जो कि माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। और मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया था कि अगर 10⁻⁻⁴ है तो pH किसके बराबर होगी बेटा, 4 के। और अब बड़ी आसान सी बात है, अगर pH 4 है तो फिर POH किसके बराबर होगी, वेरी सिंपल, 14 माइनस pH, यानी 14 - 4 = 10। तो 10 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या निकला बेटा, 10 यानी चार्ली। तो ये जी चार्ली।
क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है। इफ के वैल्यू ऑफ एन एसिड इज 10 to the -6 व्हाट इज इट्स pKa वैल्यू। तो देखें के की वैल्यू क्या बता रहा है बेटा, वो के की वैल्यू बता रहा है 10 to the -6। तो अगर pKa वैल्यू पूछी जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस लॉग ऑफ 10 to the -6। ये माइनस इंटू -6 यहाँ आ गया, लॉग ऑफ 10 1 होता है, इसलिए आंसर आ गया 6। तो pKa वैल्यू क्या आएगी बेटा 6। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 16, द डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड इज 10 to the -6 व्हाट इज इट्स pKa वैल्यू। तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 16 में दोहराता हूँ आप लोगों के लिए। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज अप टू 75 टाइम्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स डिसोसिएशन इज। बेटा आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर इंक्रीज होता है, लेकिन इसके इंक्रीज होने के साथ ये कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है कि पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इतना इंक्रीज होगा, अगले 10 तक इतना इंक्रीज होगा। तो ये आएगा वेरीज इरेगुलरली, कोई डेफिनेट पैटर्न मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द Kc। बेटा आप जानते हैं कि Kc की वैल्यू सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करती है और उसका नाम है टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर के चेंज करने से वो चेंज होगा और टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से वो डिक्रीज होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का Kc, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का Kc टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाता है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन का इसके रिवर्स होता है। ठीक हो गया। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज लेस देन Kc, दिस इंडिकेट्स दैट। ये बात लिख ली जाए तो बेहतर रहेगा, कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रिएक्टेंट्स के मुतल्लिक वो ये कह रहा है कि ये जो कंसंट्रेशन रेशियो है जिसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, इट इज़ लेस देन Kc से कम है। अगर ये Kc से कम है तो जाहिर बात है रिएक्शन ने फॉरवर्ड या रिवर्स जिस तरफ भी जाना है, इस कंसंट्रेशन रेशियो को इंक्रीज होकर Kc तक पहुंचना, क्योंकि ये Kc से कम है। ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन रेशियो है बच्चों ये Kc से कम है, तो ऑब्वियसली इसको इंक्रीज होकर वहां तक पहुंचना है। एग्जाम्पल के तौर पर कि इसकी वैल्यू लेट से आ रही है 5 और ये Kc पहले ही 10 है, तो अब ये 5 6 में कन्वर्ट होगा, 7 में कन्वर्ट होगा, 8 9 फिर जाकर ये 10 में कन्वर्ट होगा, यानी बढ़ते हुए यहाँ तक ये जा रहा है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज होते हुए वहाँ तक जा रही है, इट मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और रिएक्टेंट की कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये है प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का इसलिए आंसर निकला अल्फा। मोर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि और प्रोडक्ट बनेंगे तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 18, द आंसर इज अल्फा। 19, rate of forward reaction for an exothermic reaction increases if the answer is alpha, temperature is increased। इस क्वेश्चन पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या बात हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रिवर्स जाना चाहिए। बेटा वो उस वक्त रिवर्स जाएगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो एक्सोथर्मिक हैं लेकिन इक्विलिब्रियम पर हैं, अब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स जाना शुरू हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है और अब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा ये बनता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ठीक है वो इंक्रीज होता है, चाहे एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, फॉरवर्ड ही जाता है अगर इक्विलिब्रियम ना आया हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम का जिक्र ही नहीं, इसलिए हम ये ज्यूम करेंगे कि इक्विलिब्रियम नहीं आया। ओके, रिएक्शन किधर जाएगा जी, फॉरवर्ड जाएगा। अच्छा,
सर इसका आपके पास सबूत क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम यू टुवर्ड्स मी। अमोनिया वाले रिएक्शन में अगर आप गौर से देखें तो वो कहता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए, तो फॉरवर्ड जाता है, यील्ड इंक्रीज होती है, लेकिन साथ उसने क्या लिखा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया डिक्रीजेस, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो कहता है वहाँ पर जो मैंने ऊपर वाले एमसीक्यू में आपको डिटेल में समझाया अभी कि अमोनिया की सिंथेसिस को कंपनसेट करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए हम कैटलिस्ट डालते हैं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन वापस अपनी जगह पर आ सके, जो कि टेम्परेचर कम करने से कम हो गया था। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द के वैल्यू फॉर एन एसिड इज लेस देन 10⁻13, बेटा लेस देन 10⁻13 का मतलब है एसिड बहुत ही वीक है। 10⁻³ से अगर कम हो तो एसिड बहुत वीक होता है। ठीक हो गया? द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 20, द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 21, solubility product of the KSP of silver chloride is 2 × 10⁻10 mole per dm cube. The maximum concentration of the silver ions. बहुत ही छोटा सा और बहुत आसान सा MCQ है बेटा, न्यूमेरिकल बेस्ड। ये देखें, सिल्वर क्लोराइड की KSP वैल्यू क्या है बेटा? 2 × 10⁻10 और सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻10। अगर आपने सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि दोनों की बराबर है x × x, 2 × 10⁻10, x² = 2 × 10⁻10, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ का क्या लेंगे जी? स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ का, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा x, ठीक है, इसका आंसर आ गया x और इसकी वैल्यू आ गई 1.414, क्योंकि 2 का अंडर रूट होता है 1.414, ये आपको याद रखना है। और 10⁻10 का अंडर रूट होगा 10⁻5, तो ये आंसर है बेटा। अगर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कहे तब भी यही आंसर है, और अगर आपको वो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कहे तब भी यही आंसर है। द आंसर इज चार्ली, द आंसर इज चार्ली 1.41 × 10⁻5 मोल पर dm क्यूब। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू द एक्वस बेरियम क्लोराइड, द प्रेसिपिटेट इज रिमूव्ड बाय द फिल्ट्रेशन। इसके लिए बेटा पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ आपको कि वो कहना क्या चाह रहा है। बेरियम क्लोराइड इज ए वाटर सॉल्युबल साल्ट, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मतलब इसको मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो मुझे याद ही है, लेकिन मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। इट मींस कि बेरियम क्लोराइड में वो सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। इसमें डाला जा रहा है बेटा सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, और जब सिल्वर नाइट्रेट इसके अंदर डाला जा रहा है तो अब वो कह रहा है कि इसको डालने से, ठीक है, जो रिएक्शन हो रहा है उसमें बेरियम नाइट्रेट डेवलप हो रहा है जो कि वाटर सॉल्युबल है, इसको मैं सही तरह लिख देता हूं आपके लिए, और साथ प्रेसिपिटेट बन रहे हैं सिल्वर क्लोराइड के। बेटा ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये क्या है बेटा? वाटर इनसॉल्युबल है। इट इज गोइंग टू सेटल डाउन, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं। एन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का मतलब है कि जितना बेरियम क्लोराइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए रिक्वायर है उससे ज़्यादा सिल्वर नाइट्रेट इसके अंदर डाला गया है। एंड द प्रेसिपिटेट आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, यानी ये जो प्रेसिपिटेट है ये फिल्ट्रेशन के जरिए से रिमूव कर लिया, बाकी ये बच गया। लेकिन सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में डाला हुआ है, याद रखें, इसके नीचे मैं एक्सेस लिख देता हूँ, ठीक है। और साथ वो कह रहा है जनाब कि इसको हमने रिमूव कर लिया, इसके नीचे भी रिमूव्ड लिख देता हूँ कि ये रिमूव हो गया। इस तरह करने से आपको आसानी हो जाएगी सवाल को समझने में। ये किताब का MCQ है,
व्हाट आर द मेन आयोन्स इन द फिल्ट्रेट, यानी वो जो फिल्ट्रेट अब बाकी बच गया उसमें मेन आयोन्स कौन से? तो बेटा बिल्कुल आसान सी बात है, ये बेरियम नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल एंटिटी है। इट मीन्स कि इसकी वजह से उसके अंदर बेरियम आयोन्स मौजूद होंगे 2 पॉजिटिव, ठीक है। इसी की वजह से नाइट्रेट आयोन्स भी मौजूद होंगे -1, और चूंकि सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में डाला हुआ है तो सिल्वर क्लोराइड जितना पानी में चला गया, सॉरी प्रेसिपिटेट हो गया, बैठ गया नीचे, रिमूव हो गया, उसके बावजूद सिल्वर आयन्स वहाँ पर मौजूद होंगे, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट बेरियम क्लोराइड के कंट्रास्ट में ज़्यादा डाला गया है, तो सिल्वर आयन्स भी वहाँ पर मौजूद होंगे। ये हैं वो आयन्स जो पानी के अंदर अब भी मौजूद हैं। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 22 पर गौर करने पर पता चलता है कि इसका आंसर चार्ली बनता है, सिल्वर आयन्स, बेरियम आयन्स एंड नाइट्रेट आयन्स। तो क्वेश्चन नंबर 22, द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 23, in which gaseous equilibrium more product is formed by the increase in temperature? इंक्रीज इन टेम्परेचर से मोर प्रोडक्ट बनेंगे, इट मीन्स द रिएक्शन शुड बी एंडोथर्मिक, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। इन द गैसियस इक्विलिब्रियम, सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है इन द गैसियस इक्विलिब्रियम, यानी ये जो 4 रिएक्शन नीचे दिए गए हैं ये चारों एज्यूम किए गए हैं कि ये इक्विलिब्रियम पर हैं। अब इक्विलिब्रियम पर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ओनली एंडोथर्मिक रिएक्शन। देयरफॉर आंसर इज अल्फा। अल्फा क्यों है जी? क्योंकि उसकी डेल्टा एच यानी इंथैल्पी चेंज जो है ना वो प्लस पॉजिटिव लिखी हुई है, तो जिनकी डेल्टा एच पॉजिटिव में लिखी हो इट मीन्स कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या बनेगा जी? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन HCl इज एडेड टू H2S सॉल्यूशन इट्स आयोनाइजेशन एज, ठीक है। तो बेटा जब HCl को H2S में डाला जाएगा तो H2S की डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि H2S एक वीकर इलेक्ट्रोलाइट है और HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी जो कुछ बोला जा रहा है वो यूं है, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका फॉरवर्ड वाला हिस्सा ज़्यादा है और रिवर्स वाला हिस्सा कम है, ठीक है। या आप कह लें कि अगर ये इक्विलिब्रियम पर है ऑलरेडी तो सिचुएशन ऐसे होगी, ठीक है जी। अब जब आप H2S डालेंगे तो H पॉजिटिव प्लस सल्फाइड 2 नेगेटिव, बेटा ऊपर वाला Se है यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और नीचे वाला We है यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप जानते हैं कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से डिसोसिएशन किसकी सप्रेस होती है, स्ट्रॉन्ग की या वीक की? वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन सप्रेस होनी शुरू हो जाती है, रिएक्शन ऐसे वापस जाना शुरू कर देगा। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर निकलेगा अल्फा डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल, ये सारी बातें इसके अंदर मौजूद हैं। ऐसा MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट POH? हाईएस्ट POH, तो बेटा बेसिक जो सॉल्यूशन होते हैं, जो बेस होते हैं, उनकी POH बहुत कम होती है, एसिड्स की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक हो गया बेटा। अल्फा में लिखा हुआ है 0.01 सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी POH कितनी बनती है मैं आपको लिख देता हूं। अल्फा क्वेश्चन नंबर है बच्चों 25, 0.01 मोलर NaOH की POH बन रही है, POH बन रही है बेटा 2 बीटा। 0.1 मोलर NaOH सॉरी KOH, इसकी POH बन रही है बेटा 1, यानी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। जितनी POH कम होगी उतना वो स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा। चार्ली 0.02 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, 0.02 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सॉल्व मत करें, POH मत फाइंड आउट करें, सिर्फ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल लें। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो 2 है इससे इसको मल्टीप्लाई किया गया, आंसर आ गया जी 0.04 मोलर, और डेल्टा में है जनाब 0.1 मोलर
HNO3। अब 0.1 मोलर HNO3 में ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है बेटा, ठीक है। इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी बनेगी बच्चों? इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बनेगी 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। तो जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हो उसकी पीओएच भी सबसे ज़्यादा होगी। मैं लिख देता हूं, pOH is directly proportional to hydrogen ion concentration. Therefore, answer is 0.1 molar HNO3 delta. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट pKa वैल्यू? बेटा pKa वैल्यू जितनी स्मॉल होती है एसिड उतना स्ट्रांग होता है, रिवर्स में वीक होता है। तो ये बात हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन में कि स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, HClO इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू HClO3 स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू HClO2 इज स्ट्रॉन्गर देन HClO। तो सबसे वीकर एसिड कौन सा हुआ? O एंड वाला HClO। तो अगर pKa वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी हो, pKa वैल्यू, तो ये ऑर्डर इसके उलट हो जाएगा, यानी सबसे लार्जर pKa वैल्यू HClO की बनेगी, ठीक है। जितना एसिड वीक होता है उसकी pKa वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो 26 का आंसर इसलिए बनेगा HClO, और HClO लिखा हुआ है बीटा ऑप्शन में। 27, which one of the following combination is oblique are not suitable for the buffer formation? H3PO4, Na2HPO4, beta acetic acid and sodium acetate, and Charlie ammonium hydroxide and ammonium nitrate। ये पूछा गया है कि कौन सा कम्बिनेशन ठीक नहीं है, और डेल्टा में लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बीटा और चार्ली बिल्कुल सही बफर्स हैं, और इन बफर्स को तुमने कई दफ़ा इस्तेमाल भी किया है, पढ़ा भी है और इस्तेमाल भी किया है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट और एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट। तो बचा क्या? अल्फ़ा। अब अल्फ़ा में आपको ख़राबी बतानी है कि अल्फ़ा में ख़राबी क्या है। बेटा अल्फ़ा में जो सॉल्ट है उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है Na2HPO4, ठीक है। तो ऐसा सॉल्ट यूज़ नहीं किया जा सकता टू प्रिपेयर द बफर जिसमें खुद में भी हाइड्रोजन आयन्स मौजूद हों। ये देखिए नज़र आ रहे हैं हाइड्रोजन आयन्स, ठीक है, क्योंकि वो पीएच को मेंटेन होने नहीं देता, क्योंकि उसकी खुद की डिसोसिएशन कंट्रोल नहीं होती, बड़ा मसला होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर इसलिए क्या बनता है बेटा? अल्फ़ा। यानी अगर हम सोडियम कार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड को इस्तेमाल करें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट को इस्तेमाल करें तो ठीक नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 आसान सा न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द pOH ऑफ 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन? तो बेटा HCl सोल्यूशन की पहले pH निकालें जो 2 आएगी, 0.01 की pH क्या आएगी? 2। तो pH अगर 2 है तो pOH कितनी होगी? 12, बिकॉज 14 - 2 = 12। 28 का आंसर निकला बीटा। 29, a stage at which concentration of the reactants and products become constant is called। बहुत आसान सी बात है, आखिर में सवाल आया तकरीबन, लेकिन सबसे आसान, और वो क्या जी? इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बीटा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के अलावा क्या बोल सकते हैं जी? डायनामिक इक्विलिब्रियम भी बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इफ द Kc वैल्यू फॉर ए रिएक्शन इज वेरी स्मॉल, अगर Kc वैल्यू बहुत छोटी है, दिस इंडिकेट दैट द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अगर Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो रिएक्शन तो होता ही नहीं, तो कंप्लीट कहाँ से हुआ? स्टार्ट ही नहीं होता। रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड अप्रिशिएबली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बिल्कुल ठीक है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा तो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि वो फॉरवर्ड जा रहा है, यानी ना होने के बराबर फॉरवर्ड जा रहा है। वेरी लिटल इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है जी। रिवर्स डायरेक्शन में तो ये बहुत ज़्यादा जाता है, और डेल्टा लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या निकला बेटा? चार्ली। रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड इन द अप्रिशिएबल डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है चार्ली। ये बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम की डिस्कशन। उम्मीद है कि आपको मैंने काफ़ी कम्प्रीहेंसिव डिटेल में क्वेश्चंस का आंसर दिया है, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।